अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। अमेरिका, ईरान, इसराइल तनाज़ा खित्ते पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, होंगे, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या ये तनाज़ा मज़ीद एस्केलेशन की तरफ जाएगा, क्या सेन वॉइसेस जो हैं वो प्रवेल करेंगी फाइनली, और दुनिया के अंदर ये जो अदम तवाज़न की सी सूरत हाल है बिलखसूस इस खित्ते में, वो कहाँ पे ले जाएगी दुनिया को, और ग्लोबल पीस जो है इट इज़ एट स्टेक, तो कोई उसका क्या सोल्यूशन है, क्या चीज़ दिखाई दे रही है, एंड वेयर डज पाकिस्तान फैक्टर इन, ये भी हमने देखना है कि हमारे ऊपर क्या इसके फॉल आउट आता है और हमने उसको किस तरह वार्ड ऑफ करना है। इसके अलावा हम चूँकि ये सारे आपस में मामला जुड़े हुए हैं, बलूचिस्तान में BLA की सरगर्मियाँ अपने अरूज को पहुँची। हमारी अफवाज ने अब तक जो टोल आया है 179 जो है दहशतगर्द जो हैं, फितनुल ख्वारिज हिंदुस्तान, फितनुल ख्वारिज BLA और दीगर जो महरूमियों का एक बहाना, एक उज़र बना के ये सरगर्मियाँ कर रहे थे। और कत्ल भी उन्होंने किन का किया, अपने ही बलोच भाइयों का और बलोच मज़दूरों का, इनोसेंट लोगों का, अनआर्म्ड नॉन कॉम्बेटेंट्स का। तो हम इन सारी चीज़ों का अहाता करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि बनज़र गायब, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है तज्ज़िया पेश करें। मेरे आज के मौजूद मेहमान हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी खारजा मुल्क। जी नज़ीर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नज़ीर साहब, ये व्हेन वी टॉक ऑफ सब्जेक्ट तो काफ़ी वास्ट है और बड़ा फैला हुआ है। बाहर तो ऐसे लगता है दुनिया में जो आम कॉमन मैन है वो समझता है तीसरी जंग शुरू हो गई, शुरू भी है और नहीं भी है। तो बाज़ का कुछ आप तो यू आर मास्टर ऑफ आई मीन टैक्टिक्स मैं तो कहूँगा, यानी स्टडिंग द टैक्टिक्स। तो टैक्टिक्स भी होते हैं बाज़ का, तो लोग उसमें एकदम घबरा भी जाते हैं कि जनाब पता नहीं क्या, आप हमारे आने वाली पोस्टेरिटी का क्या फ्यूचर है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन फैक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट जनाब? जी, फिर आगे हम इसको थ्रेड बेयर करते हैं, इसको फिर अनफोल्ड करते हैं। जी करते हैं। जी मियां साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। ये एक नया फेज़ है जी इजराइल और ईरान के दरमियान चपकलश का। आपको याद होगा हमने किसी एक प्रोग्राम में बात की थी कि ये नेतन्याहू का लॉन्ग टर्म मंसूबा है, एजेंडा है। एजेंडा इज अ बेटर वर्ड। 1992 में एक पॉलिसी पेपर लिखा गया था। वो किसी ने लिखा था, एक ग्रुप था, एक कमेटी थी, some sort of a think tank? इजरायलियों की नहीं, अच्छा, इजरायलियों की। अच्छा ठीक है। उन्होंने एक पॉलिसी पेपर लिखा था नेतन्याहू के लिए 1992 में। उसका टाइटल था क्लीन ब्रेक। क्लीन ब्रेक। अच्छा। क्लीन ब्रेक जब ये PM बना, अभी ये PM नहीं बना हुआ था, तो 92 के दरमियान ही कहीं PM बना, और उस वक्त से लेकर आज तक ये उस पॉलिसी पे चल रहा है जो पॉलिसी इसके लिए बनाई गई थी। वो पॉलिसी पेपर इन फोर्स है। वो जो क्लीन ब्रेक डॉक्यूमेंट है, अच्छा, वो आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसकी अंदर जो उसका जो क्लॉजेज या प्रोविजंस था, क्रक्स, वो ये था कि इजराइल के चारों तरफ जो मुसलमान मुल्क हैं, जब तक कि ये उनको सबड्यू नहीं करेंगे, सॉर्ट ऑफ एन अल्टरनेट टू मोनरो डॉक्ट्रिन, ये इनकी मोनरो डॉक्ट्रिन। वाह वाह वाह, ये आप ही छेड़ते होते ना सी बातें, मैं आज मैं भी छेड़ दूं, आप भी देख रहे हैं। ये इनकी मोनरो डॉक्ट्रिन है, इजराइल की इनकी मोनरो डॉक्ट्रिन है। एग्जैक्टली। इनका ये कहना था कि इजराइल उस वक्त तक सेफ और सिक्योर नहीं होगा जब तक कि ये जो इलाके के लोग हैं, कंट्रीज हैं, ये इजराइल के तसल्लुत में नहीं आ जाते, इनके सैटेलाइट्स न बन जाए, तसल्लुत आ जाए इनका। ये देखा जाए तो मोनरो डॉक्ट्रिन से भी एक स्टेप आगे था, ठीक है। मुल्क क्या थे वो? आपने चूंकि ईरान की बात की, हाँ, ये आप शुरू करें लेबनान से, यमन से, सीरिया, फिर इराक, फिर उसके बाद सूडान, फिर उधर लीबिया, और आखिर में सोमालिया। आपने देखा सोमालिया को तोड़ के सोमाली लैंड, एक छोटा सा खिता जो है, उसको भी रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया। अब ईरान मेरे ख्याल में
उस पॉलिसी का आखिरी चैप्टर है। अब ईरान में इनका क्या इंटरेस्ट है? बात वही है क्लीन ब्रेक वाली कि ये कंट्री को सबड्यू करना है, इनको इन्होंने ओवरवेल्म करना अभी तक सबसे ज्यादा रेजिलिएंट ईरान ही नजर आ रहा है। अब चूंकि इन सब में दो चीजें हैं, ईरान सबसे बड़ा मुल्क है, वैसे तो इराक भी छोटा नहीं था, या सूडान भी छोटा नहीं था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पावर और रिसोर्सेज ईरान सबसे बड़ा है। अब ये सब ईरान के साथ इजराइल की 30 साल हो गए हैं इनको ईरान से लड़ते हुए। एक नई चीज नहीं है ये। ठीक है। जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, ये उसको इस्लामिक रिवॉल्यूशन की गवर्नमेंट कहते हैं, ना ये कहते हैं कि खमेनाई की गवर्नमेंट है, ये कहते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन की गवर्नमेंट। उस वक्त से ये इस काम पे लगे हुए हैं कि ईरान को सबड्यू करना है। अब ईरान में मुख्तलिफ किस्म की बातें आप सुन रहे हैं कि जी वो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तोड़ना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप इनका मिसाइल प्रोग्राम उस वक्त तो नहीं था, अब वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, और वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि पिछले जून की लड़ाई में आपने देखा कि इजराइल को खासा नुकसान पहुंचाया। और फिर ये जो 1979 के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी यूनिक है। अब यूनिक इन इट्स ओन वे, यानी इसका कोई इट इज इन ओन वे, बाकी इसका कोई प्रेसिडेंट सामने नहीं है। एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के दो हिस्से हैं, एक पार्टी है और एक स्पिरिचुअल वो जो लीडरशिप है। नहीं, एक गवर्नमेंट है, एक पार्टी है, गवर्नमेंट है, एक स्टेट है। अब एक स्टेट की मिलिट्री है, कभी आपने नाम नहीं सुना होगा उनका। ईरान की अपनी मिलिट्री है फुल टाइम, दूसरा बाकी दुनिया की उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। अच्छा, अब ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है ये गवर्नमेंट के साथ है। अच्छा, ये पार्टी के साथ नहीं है? पार्टी तो गवर्नमेंट की पार्टी है ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट है ना ये। गवर्नमेंट मैंने सुना था कि दे गो पैरेलल बट स्टिल दे कन्वर्ज। आप चीज को यूं डिफरेंशिएट करें, एक स्टेट है, पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेट है, स्टेट के साथ है, ठीक है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन ईरान में ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आर विद द पार्टी बट एट द सेम टाइम ये पार्टी कोऑर्डिनेट विद द, ये पार्टी के साथ है। ठीक है, ये पार्टी के हैं, ये पार्टी की फोर्स है। ये बज़ाहिर पैरेलल है लेकिन अंदर से वो कन्वर्ज भी फोर्स है, उनकी इंडिपेंडेंट फोर्स है, इंडिपेंडेंट फोर्स है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक है। आप रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बारे में क्या उसकी बात कर, ठीक है। अब ये चाइना से भी डिफरेंट है और रशिया से भी डिफरेंट था। अब चाइना में क्या है, एक PLA है, ठीक है ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो आर्म फोर्सेस हैं, तीनों विंग है उसके, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर, और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट होता है जी। और शी जिनपिंग जो इस वक्त सदर है, पार्टी है, वो चेयरमैन ऑफ द मिलिट्री कमीशन है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्स ऑफिशियो मिलिट्री है, PLA जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के तहत है, तहत है उसके इट्स वन ऑफ द विंग्स। नहीं, ये उनको सबसर्विएंट है, सबसर्विएंट है, उनके कंट्रोल में है उनके। अब लेकिन कोई एक सेपरेट मिलिट्री नहीं है जिसको हम कहें कि चाइना की मिलिट्री है। ईरान में इससे मुख्तलिफ है। ये जो पासदारान इनकलाब है ये एक अलग फोर्स है, और उनकी ईरान की मिलिट्री अलग है। ईरान की मिलिट्री अलग है, ठीक है, उसका आपने बहुत कम सुना होगा। अब ये जो पासदारान इनकलाब है ये इनकलाब की प्रोटेक्शन के लिए है। इन अदर वर्ड्स, वो जो रजीम है इस वक्त, ये वाकई यूनिक कंसेप्ट है। एग्जैक्टली, यूनिक कंसेप्ट है, यानी कम से कम रिसेंट हिस्ट्री में कहीं नहीं है, नहीं देखा। और यही चीज़ ज़्यादातर कमेंटेटर्स और ज़्यादातर आम आदमी जो है, और वो इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि इस रजीम को डिसलॉज करना नामुमकिन है। अच्छा, बैग योर पार्डन, एक माजी में तुर्की में भी हम देखते रहे जानिसारीज, देयर वर आल्सो सम ऑफ द सेम पैटर्न के ऑटोमन के, वो कुछ कंट्रीज में अंदर पर्सनल गार्ड्स में शायद आते हैं एम्परर के, या वो एक किस्म का
पाकिस्तान में भी आपको याद है एफएसएफ बनी थी, एसएफएस बनी थी, एफएसएफ, ठीक है, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश की थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने। जुल्फिकार भुट्टो उसको इस्तेमाल करते थे अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए, एग्जैक्टली, है ना, बट इट बिकेम अ फॉर्मिडेबल फोर्स, बन गई थी, बहुत बड़ी थी वो, बहुत बड़ी थी वो। और ये और बात है कि वही उसको ले बैठी बाद में, हाँ। वो सेपरेट इशू है, क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस था मियां साहब, हाँ, वो ब्रिटिश के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो यूरोप में और अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का या रजीम की एक अपनी फोर्स हो। हाँ, हालांकि वो एसएफएफ जो थी वो हिस्सा था फोर्स का, लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंडर था, ये दो फर्क था। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये जो फर्क है और भी प्रोनाउंस्ड है। हाँ, क्यों प्रोनाउंस्ड है? हाँ। कि ये जो पासदारान इनकलाब है ना, ये इस रजीम को सस्टेन किए हुए हैं। अब जो भी कुछ बातें हो रही हैं, आप सुन रहे हैं कि इजराइल कोशिश कर रहा है कि रजीम को हटा दें, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि रजीम को हटा दें, हम इसको डिस्कस करते हैं, हाँ, ठीक है, हटा दें, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा कि आप इसको कैसे हटाएंगे। उसकी तो फुल टाइम फोर्स है जो इस रजीम को सस्टेन किए हुए है, सस्टेन कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, और वो फोर्स ईरान की मिलिट्री से भी ज्यादा स्ट्रांग है, यू नो, मिलिटरली। तीसरा, उनका जो आइडियोलॉजिकली भी थोड़े एक सेकंड ज्यादा कमिटेड है, उनका जो मैंडेट है वो भी मुख्तलिफ है। और तीसरी बात, जैसे आपने कहा, वो आइडियोलॉजिकल एक किस्म की उनकी मोटिवेटेड फोर्स है, फुली फोर्स है। हाँ। तो लिहाजा इस इनकलाब को, इस रजीम को अगर आपने अंडू करना है तो आपको डैम डिफिकल्ट थिंग। फिर आपको तीन फोर्सेस को फेस करना होगा। पासदारान इनकलाब को करना होगा, वो जो सियासी पार्टी है उसको करना होगा, और वो जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको, और जिसके और उसकी जो मिलिट्री हेड है उनको करना होगा। फिर दूसरी बात, यानी ये आप कह रहे हैं 4 लेयर्स हैं उनके डिफेंस। चौथी एक और है सर, अच्छा, मैं वो भी बता दूं। इस इनकलाब का अवाम के अंदर जो मेंबरशिप है वो बहुत ज्यादा, वो 4 करोड़ से ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, वो तो 4 करोड़ से ज्यादा है। यानी प्रैक्टिकली ये भी पीपल्स मैंने आर्मी या पीपल्स फोर्स है, 40 मिलियन है। अब अगर वो इतने लोग कमिटेड हैं, अब आप बताइए कि अगर मोसाद या CIA या MI6 पिछले महीने उन्होंने कोशिश की, इन्फिल्ट्रेशन की, उन्होंने कुछ बंदे उनके असैसिनेट भी किए, और उन्होंने कोशिश की कि अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। हम आज इसमें भी बात करते हैं, अनरेस्ट की भी बात करते हैं, इसमें भी बात करते हैं कि प्ले बुक क्या है। वो हम सेपरेट करते हैं ताकि ऑडियंस को, क्योंकि ये पब्लिक एजुकेशन और ये सारी चीजें मिली जुड़ी हैं ना, जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हम उनको भी बताते हैं कि वेस्ट का प्ले बुक क्या है। ठीक है, और वो प्ले बुक यहाँ क्यों नहीं कामयाब हो रहा। अभी उससे पहले हमने ये बातें की हैं कि उनकी अपनी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो क्या है। ठीक है, पासदारान इनकलाब हो गए, हुकूमत, फिर गवर्नमेंट हो गई, फिर उसके साथ आपकी जो आवाम के अंदर एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड ग्रुप है, हाँ, जो उनके साथ खड़ा है, और वो बड़ा मैस लेवल पे, उनका सर्वाइवल भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब आपने कहना यह है कि अगर आप ये ख्वाब देखते हो रात को, नेतन्याहू देखे या कोई और देखे, कि हम मोसाद के एजेंट भेजेंगे और MI6 के एजेंट भेजेंगे और सारा रैंसैक कर जाएंगे, और वो ये काम कर पाएंगे। अब हम आगे बात करने से पहले ये भी शेयर करते हैं कि वेस्ट का प्ले बुक है क्या। वेस्ट किस तरह रजीम्स को टॉपल करता है। इस वक्त तक जो CIA है 70 से ज्यादा रजीम चेंजेस कर चुका है इस खिते में, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दुनिया में खिते में क्या कहते हैं, दुनिया में, ठीक है, 70 से ज्यादा कर चुका है। और कुछ लोगों का ख्याल है, लोगों से मुराद कौन है, जेफरी सैक्स का नाम सुना होगा, प्रोफेसर जेफरी सैक्स, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कोलंबिया के, बिल्कुल। वो ग्लोबल लेवल के ऊपर ही इज वन ऑफ द 2 हाईली क्वालिफाइड क्या कहें स्कॉलर्स हैं जो इस सब्जेक्ट को स्पेशलाइज करते हैं। अब वो कहते हैं कि इसका जो प्ले बुक है वो ऐसे है। पहले वो क्या करते हैं, जिस मुल्क को उन्होंने तबाह करना होता है या रजीम चेंज करनी होती है,
उनके ऊपर वो सैंक्शन लगाते हैं। सैंक्शन से क्या होता है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है सोसाइटी की, वो भी अंडरमाइन हो जाती है, वो ग्रेजुअली कमज़ोर होना शुरू करती है। हाँ। तो पिछले कम से कम 3 डिकेड से ईरान के ऊपर किसी न किसी शेप में मौजूद है सैंक्शन, ये मौजूद है। हत्ता कि पाकिस्तान का ईरान गैस पाइपलाइन भी नहीं बन पा रहा, वो भी नहीं बन पाया, और हम ट्रेड भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से अगर हम कोई ट्रेड करेंगे तो वो डॉलर के थ्रू होगी, ठीक है, वो स्विफ्ट के अंडर होगी, इसलिए एक बहुत बड़ा ये कदगन है इसके ऊपर। तो पहली बात क्या होगी कि आप सैंक्शंस होंगी और वो आपकी इकॉनमी को आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टन करेंगी और आखिर में आके वो इस करीब लाएंगी कि कोलैप्स हो जाए। अब ये जो मौजूदा फेज़ है इसका, ये सब लेट मी कॉल इट अ फेज़, ये मौजूदा फेज़ के अंदर क्या किया इन्होंने, बिलियंस इन्वेस्ट किए वहाँ पर। जी जी, मोसाद ने किए और अमेरिका ने किए, और इनके साथ बरतानिया भी था, MI6 भी थी। हाँ। इन्होंने क्या किया कि उनका जो रियाल है उसको खरीदा, हाँ, बिलियंस के अंदर। जब वो खरीदा और फिर एक दफ़ा उन्होंने उसको वापस री इंजेक्ट कर दिया इकोनॉमी में। जब री इंजेक्ट किया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रियाल कोलैप्स किया, फिर कोलैप्स ऑटोमेटिकली। वो तो पता नहीं कितने नीचे गया, वो इतने हजार पे करके $1 मिलता है। 40% डिग्रेडेशन हुई। मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ कि ये जो करेंसी की डिग्रेडेशन होती है, ये इसका पॉलिटिक्स के पे क्या असर होता है और सिविलाइजेशन पे क्या असर होता है, वो हम ब्रीफली बात कर लेते हैं। अभी हम लेट्स स्टे ऑन द प्ले बुक के ऊपर। प्ले बुक का पहला हिस्सा हो गया सर कि आपने सैंक्शन लगानी है, इकॉनमी को आपने इम्पेक्ट करना है उसका, और लिहाजा जब इकोनॉमिक परेशानियां होंगी तो आवाम के अंदर एक किस्म की बेचैनी पैदा होगी। हाँ। और दिस इज व्हाट दे हैव डन। ये जो लेटेस्ट फेज था ये हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये फिर क्या करेंगे, अपने एजेंट्स को भेजेंगे आवाम के अंदर एक हलचल पैदा करने के लिए। अच्छा नज़ीर साहब आपने सुना होगा, मुझे किसी साहब ने कहा, और अच्छे वेल रेड, मतलब मैं और शामी साहब और चंद एक लोग बैठे थे एक जगह पे, वो कह रहे थे कि 500 मसाजिद शहीद की गई हैं ईरान में। आई थिंक दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्ले बुक। सर देखिए, वो प्ले बुक का हिस्सा था। अब उनको इतना यानी टर्मोइल क्रिएट कर उन्होंने अपने एजेंट छोड़े। हाँ। अब उन एजेंट्स के हम देखिए, हम स्पेकुलेशन नहीं कर रहे। नहीं, मोसाद ने खुद क्लेम किया ऑन रिकॉर्ड कि हमारे लोग जो हैं, वो देखो, वो जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं। कहते हैं कि ट्रंप ने कहा कि उन पे फायर करोगे तो सर उन्होंने हम एक्शन लेंगे। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि प्ले बुक का पहला हिस्सा इकोनॉमिक था, दूसरा हिस्सा साबोटेज था। अब उसके अंदर उन्होंने अपने बंदे भेजे, क्योंकि महंगाई हुई, महंगाई के बाद उनकी करेंसी डिग्रेड हुई, वहाँ पर बेचैनी फैली, और अब ये तीसरा एलिमेंट है प्ले बुक का कि अपने आदमी भेजो ताकि आप उनके अंदर बेचैनी को बढ़ाओ। अच्छा, डजंट इट रिमाइंड मी ऑफ द कॉन्ट्रा रेबल जो स्टोरी थी माजी में हुआ, तकरीबन वही सर। ये प्ले बुक तब तो ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन की थी ना अमेरिका ने। सर ये प्ले बुक पिछले 200 साल से हाँ वही है। नहीं, मैं ईरान स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। हम ईरान की चूंकि बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये मिसाल तौर पे वेनेजुएला में होगा तो ऐसा ही होगा, खुदा न खास्ता अगर आपके मुल्क में होगा ऐसा ही होगा। पहले वो इकोनॉमिक को हिट करेंगे, फिर वो अनरेस्ट पैदा करेंगे, फिर वो सैबोटाज का पूरा करेंगे। अब हम आते हैं। अच्छा नज़ीर साहब, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। डू रिमेंबर दीज। अब ब्रेक के बाद लाइन उसके बाद यहीं से करेंगे। ये हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। हाँ जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन, एंड इट इज़ ऑल अबाउट द प्ले बुक एंड हाउ टू प्ले द प्ले बुक। ओवर टू यू जनाब। ये वेस्ट की प्ले बुक है रजीम चेंज के लिए। नाउ लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। वेरी क्लियर, ठीक है। प्ले बुक है वेस्ट की। वेस्ट से मुराद है यूरोप और अमेरिका की। येट अनदर रजीम चेंज। ये हाँ, नहीं, ताकि क्लियर हो जाए लोगों को। ये प्ले बुक है, ये वो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं किसी भी रजीम को हटाने के लिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि 70 से ज़्यादा मुल्कों की रजीम चेंज हुई है और यही प्ले बुक इस्तेमाल। और प्ले बुक में एक मास्टर प्लान भी तो होता है ना कि ऑल्टरनेट क़यादत कौन सी होगी फिर। क्योंकि ईरान का तो पूरा वो सारा, मैं वो भी आपसे चलें ये भी साथ आ जाए, मैं भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया पहला हमला आपकी इकॉनमी के ऊपर, दूसरा साबोटाज के ऊपर ताकि अनरेस्ट पैदा हो, और तीसरा क्या होगा जो होता रहा है और यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि एक इंटरनल कू आएगा। अब हमने जिस पे ज्यादा वो सीआईए और मोसाद वाले बड़े माहिर हैं जिसके, लेट्स गो बैक। हाँ, क्योंकि हमने जानबूझ के एक्सप्लेन किया है कि ईरान में एक ईरानी आर्म फोर्सेस है और एक पसदारान इनकलाब है, ये दो चीज़ें हैं। अब ये जो तीसरा एलिमेंट है प्ले बुक का, वो ईरान में कामयाब नहीं होगा, वजह कि उनके पास पसदारान इनकलाब जो हैं वो बजाते खुद जो रेगुलर ईरान मिलिट्री है उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, उनका मैंडेट भी स्ट्रांग है। यानी जो भी कूल आएगा वो भैया को 3-4 लेयर से लड़ना पड़ेगा, उसे मुश्किल हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अब कौन आएगा? अब क्या जो रेगुलर मिलिट्री है क्या वो रिवोल्ट करेगी? आई थिंक नो। अगर वो रिवोल्ट करेगी तो उनको फेस कौन करेगा? पासदारान इनकलाब। और कौन फेस करेगा? अवाम। वो जो 4 करोड़ से ज्यादा अवाम के लोग जो पार्टी एफिलिएट्स हैं, जो सर आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं, कमिटेड नहीं है, वो बाकायदा कसमें खाई हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं वो। हाँ जी, नहीं वो कसमें खाई हैं, वो हिस्सा है उसका। आपने देखा होगा जब सोवियत यूनियन में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट को। एग्जैक्टली। इसी तरह चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है मियां साहब, वो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती है। और मजे की बात है वो ग्रास रूट लेवल तक है वो। और उस पार्टी के अंडर में मिलिट्री है। एग्जैक्टली। अब उसी को आप अप्लाई करें यहाँ पर। पाकिस्तान में मिलिट्री इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट सेपरेट है, और उस गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी एक अपनी फॉलोइंग है, ठीक है, लेकिन वो फॉलोइंग वो नहीं है जो ईरान में है, जो चाइना में है। वो पार्टी इतनी ऑर्गेनाइज है। चाइना की भी एक आइडियोलॉजी तो है ना, इवन कम्युनिस्टिज्म, यही कम्युनिज्म ही की आइडियोलॉजी है। हम यही कहना चाह रहे हैं। हमारी तो आइडियोलॉजी थोड़ी डिफ्यूज्ड है, जो भी है बहरहाल आइडियोलॉजी पे नहीं बहस करेंगे। हम थोड़ा सा साइड पे जाते हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट कमजोर होने की वजह ये भी है मियां साहब, लेट्स रजिस्टर इट, गवर्नमेंट को उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट स्ट्रांग नहीं होती। आज अगर जो भी पार्टी पावर में है, वो पार्टीज के ज्यादा स्टालवर्ड्स मैवरिक्स ही होते हैं। आज अगर उनको ग्रास रूट सपोर्ट हो, बहुत से मसाइल पार्टी के हल हो जाएंगे और गवर्नमेंट के हल हो जाएंगे। नाउ लेट्स गो बैक टू ईरान। और वो ब्लैकमेल भी नहीं होगी आराम से। एंड लेट्स गो बैक टू ईरान, ताकि हम अपना सब्जेक्ट पूरा करें। अब तीसरा फेज वहां से एक्सपेक्ट किया जा रहा है मियां साहब आप ये कि अब वहां कू आएगा। इनका ख्याल ये है वहां कू आ ही नहीं सकता, जो हमने जिक्र कर दिया उसका। चौथा तरीका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे ये, वो जो कहते हैं फुल स्केल वॉर लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करते हैं। जिस मिशन पे वो हैं आज का, जिस मिशन पे अब आए हैं वो, पहले इनका ख्याल था कि हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसेबल कर देंगे और उनके मिसाइल प्रोग्राम को डिसेबल कर देंगे। अब उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अब उनकी कोशिश होगी जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। अब उनका ये ख्याल है कि अगर हम ईरान की टॉप लीडरशिप को गायब ही कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, यू नो, अगर वो एलिमिनेट कर देते हैं तो उनका ये ख्याल है कि नीचे से कू आएगा। अब इसके लिए एक चीज़ हम नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक एलीट के अंदर डिवीजन नहीं होगी कोई कू नहीं आ सकता और कोई रजीम चेंज नहीं हो सकती। उसके भी इम्कानात कम है ईरान। एलीट, ये हम जनरल बात कर रहे हैं, हम एक प्ले बुक की बात कर रहे हैं। जिस गवर्नमेंट में, लेट्स टेक पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की एलीट, चाहे वो मिलिट्री एलीट है या पॉलिसी एलीट है या सिविल सोसाइटी के अंदर है, जब तक एलीट में डिवीजन नहीं आएगी उस वक्त तक उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री को कमजोर करना आसान नहीं होगा। आप बिजनेस को भी, टॉप बिजनेस को भी एलीट में का हिस्सा होता है। हाँ, ठीक है। आपने देखा होगा अमेरिका में कौन है, अब मिलिट्री इंडस्ट्रियल, बिल्कुल उनका कॉम्प्लेक्स है, टॉप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है ना, बिल्कुल है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अब इसी का मुतबादल कोई ना कोई नाम, हम उस पर नहीं जाते, किसी दिन बात कर लेंगे उसके ऊपर। पाकिस्तान में भी है वो। जब तक इनकी आपस में यूनिटी होगी, यूनिटी से मुराद है कि इनका कॉमन इंटरेस्ट होगा कि ये सिस्टम चले, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी। सही है। अब लेट्स गो बैक टू ईरान। ईरान में भी तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि ईरान ने स्ट्रक्चरली ये नामुमकिन बना दिया है कि वहाँ पर लीड डिवाइड हो, वहाँ पर कू हो, वहाँ पर 2 फोर्सेस हैं, और फिर तीसरा जून की जंग में उन्होंने साबित कर दिया
पासदारान इनकलाब ने कि वो इजराइल को मात दे सकते हैं, दे कैन हिट बैक इफेक्टिवली, मात दे सकते हैं। अभी यानी ये अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है इम्प्रेग्नेबल हो गए हैं वो, अब इम्प्रेग्नेबल। उन्होंने इतना नुकसान किया है कि इजराइल ने अपना असल नुकसान अभी दुनिया को बताया नहीं है, इतना कुछ नुकसान हो चुका है उनका। अब इसलिए इजराइल की कोशिश ये है, ये जो हमने प्ले बुक की बात की है, कि अमेरिका इस प्ले बुक को इस्तेमाल करे और ये पीछे रहें कि वो पहले हमला करें, हम बाद में आ जाएंगे। दिस इज वाई जो इजराइल है दे आर इन ए स्टेट ऑफ वेटिंग, लेकिन वो उकसा रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को। और अमेरिका इज इन स्टेट ऑफ व्हाट देन? अमेरिका इज रिलक्टेंट। हाँ, सब तो ये सवाल है। दो वजह ये बताएं लोगों को। आप सवाल पूछें कि हाँ, क्यों वजह क्यों हुआ, वही तो मैं कह रहा जब हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे वो एक स्लोगन लेकर आए थे कि आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ पीस। पीस का ही वो नारा लगा रहे हैं ना बार बार। अब अगर उनको लेगेसी छोड़ के जानी है तो ये लेगेसी सिर्फ जुबानी कलामी नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा। नहीं, नॉट कुछ, ही हैज टू प्रूव दैट ही जेन्युइनली बिलीव्स इन पीस। और अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, मिलिट्री है, इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, लिंक्स हैं, अलायंसेज हैं, अड्डे हैं, सारा कुछ है, ग्लोबल गुडविल भी है। अगर वो नहीं कर सकता, वो इस वजह से नहीं कर सकता कि देन ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पीस। इसीलिए मियां साहब जब उन्होंने जून में हिट किया तो मेरे ख्याल में, लेट मी यूज द वर्ड, बददिली से किया। उन्होंने जेन्युइनली हिट नहीं किया। उनको पता था कि अगर जेन्युइनली वो हिट करेंगे तो नुकसान अमेरिका का भी होगा और इजराइल का भी होगा। उनका नुकसान कैसे होगा अमेरिका? मैं अर्ज करता हूँ सर, अब तो साफ नजर आ गया ना कि दे वर नॉट एबल टू न्यूट्रलाइज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर उस वक्त जैसे उन्होंने कहा था कि ट्रंप तो वैसे क्लेम करते हैं कि वी हैव न्यूट्रलाइज। सर उनका ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट, हाँ, ये लफ्ज बोला गया बार बार। नहीं, ट्रंप ने खुद बोला, हाँ, कहा बार बार बोला। हाँ। अब अगर ऑब्लिटरेट हो गया मैंने तबाह, हाँ, तबाह यानी मुकम्मल खत्म कर दिया। हाँ। ठीक है, अगर कर दिया है तो दोबारा क्या जरूरत है उसकी? दोबारा क्या जरूरत है? बड़ा से इस क्वेश्चन से बात वो डाउटफुल हो जाती है। लॉजिक हो गया, वो क्लेम डाउटफुल हो गया कि वो नहीं हुआ था। बाय द वे, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने विद इन 15 डेज ये कह दिया था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम कर रहा है और जो अमेरिका क्लेम कर रहा है मुकम्मल सही रिपोर्ट गलत है। हाँ। और वो जो प्रोग्राम है वो इंटैक्ट तो नहीं होगा लेकिन ऑब्लिटरेट नहीं हुआ। हाँ। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब लिहाजा ईरान में ना इकोनॉमी को वजह से लोग बाहर जो निकले बाहर, ईरान की इकोनॉमी एक तो लीरा बहुत नीचे गया है। अब वैसे ओवरऑल इकोनॉमी क्या कंडीशन है? ईरान के पास सबसे बड़ी चीज जो पाकिस्तान किसी और के पास नहीं है, उनके पास ऑयल बहुत ऑयल एंड गैस। ठीक है, और वो जो ऑयल है वो उनका इंस्टेंट कैश है, इंस्टेंट कैश है बिल्कुल। और वो चाइना 90% चाइना ले रहा है और चाइना उनको पेमेंट कर रहा है, चाहे वो काइंड में हो रहा है या कैश में हो रहा है, ठीक है, मैटर। तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए यानी इकोनॉमिक पावर तो है ही। इसलिए छोटी मोटी तो स्ट्रेंथ है ना उनके पास, पावर नहीं है, हाँ, बट दे हैव द रिसोर्सेज। ठीक है, इसलिए 30 ईयर से वो सर्वाइव किए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर कुआ की हमने बात कर ली, वो नहीं हो सकता। तीसरी बात, अवाम की, आपने कहा 500 मस्जिदें, वो मस्जिदें जो शहीद की गई वो भी मोसाड और MI6 के लोगों ने की। ये हो ही नहीं सकता कि कोई शिया सुन्नी मस्जिद को तोड़ेगा, नो, आज तक नहीं हुआ। जब पिछले नहीं, तालिबान तो करते हैं यहाँ पे, मसाजिद में बम चलाते हैं तालिबान, वो भी तो मुस्लिम हैं। वो फिर उनके एजेंट होंगे, चले एजेंट होंगे, उसको आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, इधर ही बात फिर आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। लेकिन ये भी हम कह देते हैं कि ईरान के अंदर अफगान तालिबान और इंडियन रॉ के एजेंट थे जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। हाँ, और यही वो लोग होंगे जिन्होंने मस्जिदों पे हमला किए होंगे ताकि एक वो क्या कहते हैं तनाज़ा पैदा हो मुसलमानों के अंदर, शिया सुन्नी का, इसका पैदा हो। वी आर गोइंग बैक टू प्ले बुक। अब ये प्ले बुक काम नहीं कर रही। अब उन्होंने क्या किया कि ला के अपना एक बेड़ा फिर दूसरा बेड़ा खड़ा कर दिया। अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, अगर वो किसी वजह से अल्टीमेटली, मेरे साहब अल्टीमेटली ईरान उसको चोक कर देता है, ये इस रीजन की जो इकॉनमी है स्ट्रैंगुलेट हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। आप अगर एक दफ़ा 10 शिप या 4 शिप वहाँ से हो गए
तो उनको निकालने में कितना वक्त लगेगा, जो डिसरप्शन होगी। आपने पिछले हफ्ते अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है और जो उनकी बॉन्ड की वैल्यू है बहुत नीचे गई, विद इन 24 आवर्स कितना डिप्रिशिएट हुआ वो। तो लिहाजा एक झटका लग चुका है। तो कमिंग बैक टू प्ले बुक, आज हम प्ले बुक पे फोकस कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम को भी पता चले कि अगर कोई पाकिस्तान में इस किस्म की डेवलपमेंट आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, आपकी नज़र में आती है, तो आप समझें कि ये प्ले बुक का हिस्सा है। अच्छा, अलाउ मी पाकिस्तान स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो यही है जो आप जो कि आ ही रहे हैं उधर। हाँ, तो ये जो अभी इतना वायलेंस हुआ है BLA की तरफ से, ये भी कोई पाकिस्तान का कोई मुमकिन रोल, कोई वो फोर्स स्टॉल कर रहे हैं? दो चीज़ें हैं। आप सुन रहे हैं पिछले कई सालों से ईरान, उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। हाँ। इसराइल ने कहा भी था एक दफ़ा, नेतन्याहू ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा नो 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 प्लीज पाकिस्तान डोंट वरी, वो गलती से उसके मुंह से निकल गया। ठीक है, गलती से निकला या इंटेंशनली किया या वो एक काइट फ्लाइंग कर रहे थे। आपके अंदर, आपके पास बड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन है अमेरिका ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में, इस हवाले से क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, पेंटागन का? मैं अर्ज करता हूं पूरे स्टेट पाकिस्तानी आवाम को बिल्कुल तसल्ली रखनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान, मैं ये कहता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम लेजिटिमेट है, ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक है, ठीक है, हमारे प्रोग्राम से किसी को कोई मसला नहीं है, या ईरान को या किसी और कंट्री को कोई इशू नहीं है। और IAEA का बड़ा बकायदा सर्टिफिकेशन है हमारे, रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, रेगुलर इंस्पेक्शन होती है। हमारी सिचुएशन हिंदुस्तान की सिचुएशन बराबर है, बल्कि आई थिंक वी आर फार बेटर। बराबर से हमारे यहाँ तो कोई एमिशंस भी नहीं हुई कोई। बराबर से मुराद है कि इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में और उसकी टेक्निकल सिचुएशन के मुकाबले में बराबर है। मैं उसकी स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी लीगल बात कर रहा हूँ। ये लिहाजा किसी को नहीं है। तो पाकिस्तान इज नॉट नेक्स्ट, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। इसलिए आज हमने इस सेशन में मियां साहब ये प्ले बुक को तक एक्सप्लेन किया है कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आते हैं, एक चीज़ और मैं शेयर कर दूँ, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल है, पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल है, ठीक है। ईरान की करेंसी जो आपने 40% बताया ना डेप्रिशिएट की, जो नीचे गई, वो इसलिए हुई कि जो पहला फेज था या पहला वॉर था वो इकॉनमी के ऊपर था, इकोनॉमिक वे ऊपर। उन्होंने बिलियंस इन्वेस्ट किए, रियाल लिए और फिर रियाल वापस पंप कर दिए। उससे क्या हुआ कि करेंसी बड़ी हो गई, गुड्स थोड़ी थी और उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया और आवाम के अंदर एक बेचैनी फैली। ये उस प्ले बुक का हिस्सा था। अब कमिंग बैक टू, आपने पूछा BLA का, इसके दो जाविये से हम बात करते हैं। एक, इजराइल को ये शुबा है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से ईरान की सपोर्ट करेगा। अच्छा, शुबा है या उनकी कोई एक दो दफा रैकी वैकी भी करते होंगे ना वो? हमारी लीडरशिप ये कह भी चुकी है कि हम ईरान की हुकूमत को गिरने नहीं देंगे और वो उसकी सालमियत के लिए हम उनके साथ हैं। एक, चाइना ईरान की सपोर्ट कर रहा है और इस हवाले से भी कर रहा है, और रशिया भी कर रहा है। अब जो कंट्री रीजन के हैं, GCC के कंट्री, उन सब ने ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर डाला हुआ है कि डोंट गो टू वॉर, किनेटिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। वजह, और शायद ये वजह से भी रुकी हुई है। बिल्कुल रुकी हुई। उसकी वजह कि अब ना इजराइल इतना स्ट्रांग है, ना अमेरिका इतना श्योर है, स्ट्रांग है वो पर इतना श्योर है कि हम एक क्लीन कट करेंगे। वो क्लीन ब्रेक था जो हमने शुरू से बात, क्लीन ब्रेक एंड क्लीन कट। ये क्लीन कट, ये अब आपका डिसर्टेशन आ गई ना। आज से आपकी तहरीर जो है स्पेशल टीवी ने चला दी। वेरी गुड। ये क्लीन कट है, कट हो वाह नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। जब क्लीन कट नहीं होगा तो अब उनको ये खतरा है कि ये स्टेट ऑफ हार्मोस बंद हो सकता है। इस इलाके के जो, यानी अब उनके खदशात बढ़ गए हैं। बढ़ नहीं गए सर, बल्कि वो एक नाइटमेयर का रूप वो साबित हो गए हैं कि ऐसा होगा। अगर होगा तो फिर ना वो इजराइल अफोर्ड कर सकता है, ना वो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, ना वो यूरोप अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि आपकी जो फ्यूल प्राइस है, ऑयल की प्राइस, अगर वो $90 हो जाए तो फिर क्या होगा, और शॉर्टेज हो गया सप्लाई, फिर क्या होगा। और जब एकदम डिप्रेशन आ गया, इसको कहते हैं डिप्रेशन,
अब एक चीज मैं और शेयर कर दूं सर, दुनिया ने पहले भी एक दो डिप्रेशन बड़े देखे हैं ना, मैं एक चीज दो और शेयर करता एक हूं। सेंचुरी के अंदर। अगले प्रोग्राम में हम ये कहेंगे कि अमेरिका डिक्लाइन पे है, हाँ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। लेकिन ये टाइटैनिक की तरह प्लंज नहीं करेगा, एकदम टाइम लगेगा। आज ये सारी बात नहीं हो पाएगी। हाँ। आप मुझे अक्सा रहे हो कि मैं उधर भी आ जाऊं, अच्छा, लेकिन उधर मैं लेकिन नहीं आ ज़ाहिर है रहा। अभी वो फिर हाँ, इतना वो फिर टाइम ये जो फोकस है ना वो खराब हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है सर, जो हम कहते हैं इन्फ्लेशन, हाँ जो हम तर्जमा करते हैं ना कि कीमतें बढ़ गई, इसको हाँ इन्फ्लेशन कहते हैं। नो, आप मेरी बात हाँ मैं फॉलो नोट कर कर रहा रहे हूँ। हैं? नो, कीमतें बढ़ना एक और चीज है। इन्फ्लेशन मीन्स कि उसकी सप्लाई बढ़ गई है करेंसी की, हाँ, और वर्थ कोई खत्म हो गई है, ऑटोमेटिकली वर्थ खत्म हो गई उसकी। वर्थ खत्म हो गई है। असल ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन तो ये है, असल वजह ये है। वजह ये इन्फ्लेशन होती ही वही है। जब हम इन्फ्लेशन कहते उसको हैं, नहीं, उर्दू वालों ने सही किया हुआ है, अफरात जर, अफरात यानी जर जो है वो अफरात में हो जाता बढ़ गया है, बढ़ गया है, जर ज्यादा हो गया। अच्छा, अब इसको हम डिप्रिसिएशन ना कहें, हाँ हाँ, इसको डिग्रेडेशन कहें, वो ज्यादा बेहतर हुआ। अगर पहले ये इकोनॉमी, ये करेंसी हाँ। की एक मुट्ठी चावल लेती हाँ। थी, अब एक मुट्ठी आधा मुट्ठी चावल लेती है। हाँ तो ये इकोनॉमी डिग्रेड हुई है, डिग्रेड, ये कीमत नहीं बढ़ी, ये डिग्रेड हुई है। सर हिस्टोरिकली रोमन एम्पायर, हाँ स्पेनिश एम्पायर, रोमन एम्पायर खासकर उनके जो एम्परर्स थे, उन जो असैसिनेशन हुई, हाँ, हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है, हम अगले एक आधे प्रोग्राम में बात करेंगे। एक तो बड़ा तो है जूलियस सीजर का ही वाकया। और सर जिस तरह उनकी इकोनॉमी डिग्रेड होती गई, उसी तरह उनके किंग्स और एम्परर्स असैसिनेट होते गए। और किसने मारे? उनकी फौज ने मारे। हाँ पहले वो पे करते थे सोने से, फिर वो पे करने लगे चांदी से, हाँ, आखिर में मिलावट शुरू कर दी, आखिर में वो तांबा आ गया। जब तांबा आ गया तो वो जो जिसे कहते हैं फौज थी, क्योंकि वो तो फौज तो सोने की फौज थी, किराए की फौज थी, वो तो सोने की तलाश वाली फौज थी ना। ठीक है। उन्होंने अपने ही एम्परर को डिसलॉज किया और असैसिनेट कर दिया। अब सेम हैपेंड विद मंगोल्स एंड अदर्स परहैप्स, वो सारा वही तकरीबन स्टोरी है। अब मुझे कुछ और कहने दें। हाँ कहने। लेट्स अलर्ट, अच्छा, हर गवर्नमेंट को, हर लीडर को बहुत ही खौफनाक गल ना कर देना कोई। ये डरना चाहिए अच्छा, कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। जो इन्फ्लेशन अभी ईरान में क्या हुआ था, हम आम जुबान दोबारा आ जाते हैं, जो आम इस्तेमाल होता है। जब कीमतें बढ़ी, आपने देखा ईरान में क्या हुआ। ठीक है, मुसाद आया, MI6 आया, कुछ और आया, लेकिन कीमतें बढ़ी, सारे लोग बाहर आ गए। जहाँ भी जिस भी लीडर को अपनी लेट्स से कुर्सी स्ट्रॉन्ग रखनी है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। हिस्टोरिकली हम बात कर लेते हैं। ठीक है सर, अरब वर्ल्ड के अंदर रोटी कम से कम कीमत पे मिलती है। आप इजिप्ट चले जाएं, ठीक है, रोटी की कीमत कंट्रोल है। ठीक है, मोरक्को में रोटी की कीमत कंट्रोल है। हाँ, ट्यूनीशिया में कंट्रोल है, GCC में कंट्रोल है। आप भी रोटी चलो वन लास्ट फाइनल सेंटेंस प्लीज। सिंपल सी बात है। हाँ, प्ले बुक का आखिरी चैप्टर ये होगा कि आपकी रोटी जब महंगी होगी तो वो जो कुर्सी है उसको खतरा होगा। बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, बड़े अच्छे अंदाज में सारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जामे जो है तज्जिया पेश किया गया। इसमें ईरान, अमेरिका और गल्फ़ के स्टेट्स के और ईरान का पूरा जो कॉम्पोजिशन वो भी डिस्क्राइब किया गया, जो यूनिक है अपनी जगह पे। और जो प्ले बुक है, इट्स ऑल अबाउट द प्ले बुक। लेट्स फाइंड द वे हाउ टू प्ले विद द प्ले बुक। इसके साथ ही मियाँ सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।